देखिए, आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट, जो कि आपका 3 नंबर का चैप्टर है, ठोस अवस्था। ये आपका BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 3 अंक का भार रखता है। जैसे कि आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में, पदार्थ की निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। ठोस, द्रव एवं गैस। देखिए, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। गैस अवस्था और द्रव अवस्था आप अब तक पढ़ चुके हैं। गैस अवस्था की बात करें तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य में आकर्षण बल नगण्य होते हैं। अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य पाए जाएंगे तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को हम गैस अवस्था कहते हैं। और जिनमें आकर्षण बल गैसों से अधिक पाए जाते हैं, द्रव अवस्था। जिनमें आकर्षण बल बहुत प्रबल होते हैं, अर्थात अणु अवयवी कण निकटतम दूरी पर स्थित हैं तो ठोस अवस्था। एक दूसरे के निकट स्थित हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समीप नहीं लेकिन निकट हैं, द्रव अवस्था। और एक दूसरे से दूर होते हैं तो ऐसी पदार्थ की अवस्था को हम गैस अवस्था कहते हैं। गैस अवस्था में आप गैस अवस्था के बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। द्रव अवस्था अभी अपन ने जो विलयन वाला चैप्टर पढ़ा था वो द्रव अवस्था के अंतर्गत आता है। आज हम बात करेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था की, जिसमें अंतराणु का आकर्षण बल प्रबल होते हैं और अवयवी कण एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। देखिए, इसमें 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला अंतराणुक आकर्षण बल, जो अवयवी कणों को एक दूसरे के निकट लाने का कार्य करता है। ये क्या करता है? अवयवी कणों को निकटतम लाने का कार्य। और दूसरा एक विरोधी बल जो होता है, जिसे अपन ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। ये ऊष्मीय ऊर्जा यदि निम्नतम होगी तो ये अवयवी कणों को भी ये भी निकटतम लाती है, लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा का मान यदि बढ़ा दिया जाए तो अवयवी कणों को ये दूर भी ले जा सकती है। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो उच्चतम होना चाहिए। अंतराणु का आकर्षण बल कैसा होना चाहिए? उच्चतम। और ऊष्मीय ऊर्जा होनी चाहिए निम्नतम। ऊष्मीय ऊर्जा यदि निम्नतम होती है और अंतराणु का आकर्षण बल यदि उच्चतम होते हैं तो ऐसी स्थिति में अवयवी कण एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं और पदार्थ की ठोस अवस्था का निर्माण करते हैं। निम्नतम ऊष्मीय ऊर्जा निम्न ताप पर होती है। ये जो ऊर्जा है ये निम्न ताप पर, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी और उसकी अवस्था परिवर्तित होती जाती है। जैसे आपने ऊष्मीय ऊर्जा को थोड़ा सा, जैसे निम्नतम ताप पे रखा है, आपने निम्नतम ताप पर रखा है या निम्न ताप पे रखा है तो ऊष्मीय ऊर्जा की वैल्यू कम होगी तो ठोस अवस्था। और यदि उच्च
ताप या सामान्य ताप की बात करें या सामान्य ताप, तो वो होगा द्रव अवस्था। और यदि उच्चतम ताप की बात करेंगे तो वो पदार्थ गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम ताप की बात करते हैं तो H2O सॉलिड के रूप में रहता है, ठोस के रूप में, क्योंकि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम है। और यदि 0 डिग्री से 99 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच में रखा जाए ताप को, तो H2O द्रव अवस्था में रहता है। और यदि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कर देंगे तो H2O वाष्प या गैस अवस्था में रहता है। कुल मिला के यहाँ सीखने की बात क्या है कि ऊष्मीय ऊर्जा का मान यदि निम्नतम है तो ऐसी स्थिति में वह पदार्थ ठोस अवस्था में होगा। ऊष्मीय ऊर्जा का मान यदि टेम्परेचर आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ऊष्मीय ऊर्जा का मान थोड़ा अधिक हो गया है निम्नतम से, तो वो द्रव अवस्था में होगा। और उच्चतम ऊष्मीय ऊर्जा का जहाँ मान होगा वहाँ वह पदार्थ गैस अवस्था में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा के मान कैसे घटते बढ़ते हैं? टेम्परेचर के साथ में, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु परस्पर एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। अब जितने निकट होंगे उतना ही सॉलिड होगा, दूर जाएंगे द्रव अवस्था और दूर जाएंगे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के जो बल हैं ये आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है अंतराणुओं का आकर्षण बल। अंतराणुओं का आकर्षण बल अवयवी कणों को एक दूसरे के निकट रखता है। और दूसरी बात करेंगे आप ऊष्मीय ऊर्जा की, तो निम्नतम ऊष्मीय ऊर्जा जब होती है तो वह पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। और जैसे जैसे ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ाते हैं, और ये बढ़ेगा किससे? टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी। तो जहाँ आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा वह पदार्थ, फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करेंगे हम ठोसों के गुणधर्मों की। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठोसों के गुण। देखो सबसे पहला गुण तो यही है कि ठोसों का आकार, आयतन, आकृति सब निश्चित होते हैं। द्रव्यमान एवं द्रव्यमान निश्चित होता है। आप सॉलिड को जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र का आकार या आयतन वो ग्रहण नहीं करता है, उसका स्वयं का आकार, आयतन, आकृति, द्रव्यमान सब निश्चित होते हैं। दूसरी बात करें अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। यदि अंतराणु का आकर्षण बल की बात करेंगे तो अंतराणु का आकर्षण बल बिल्कुल प्रबल होते हैं। अवयवी कणों के मध्य निम्नतम दूरी होती है। ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य से तात्पर्य क्या है? इनको प्रेस नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता है, और इनका घनत्व उच्च घनत्व होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रावस्थाओं की बात करें, तीनों प्रावस्थाओं में
ठोस अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें घनत्व सबसे उच्चतम होता है। एक इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखने हैं, इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ठोसों के प्रकार की। देखो 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई है। ठोसों का आकार, आयतन, आकृति, द्रव्यमान सब निश्चित होता है। ये पात्र के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। अंतराणु का आकर्षण प्रबल होते हैं। अवयवी कण एक दूसरे की निम्नतम दूरी पर स्थित होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। उच्चतम घनत्व होता है। विसरण का गुण नहीं पाया जाता। ठोसों के प्रकार, 2 प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोसों को हम कहते हैं वास्तविक ठोस, जबकि इन ठोसों को आप आभासी या अतिशीतित द्रव कह सकते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस, इनमें प्रत्येक में एक चीज़ याद रखनी है, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। अर्थात आप कह सकते हैं ये दीर्घपरासी होते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी दीर्घपरासी से मतलब क्या है, कि अवयवी कणों को जो पैटर्न है, जैसे आपने अवयवी कणों का पैटर्न ऐसे लिखा, एक लाइन में अवयवी कण इस तरीके से व्यवस्थित हैं, तो दूसरी लाइन में अवयवी कण भी ऐसी व्यवस्थित हैं, और तीसरी लाइन में भी इसी प्रकार से अवयवी कणों की व्यवस्था, मतलब एक निश्चित अंतराल के पश्चात में उन्हीं अवयवी कणों की उसी पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है। तो ये नियमित और निश्चित पैटर्न होता है। तो नियमित और निश्चित पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ये अवयवी कण यहाँ से गायब हो गया, ये अवयवी कण यहाँ से गायब हो गया, ये अवयवी कण यहाँ से गायब हो गया, तो ये लघुपरासी व्यवस्था होती है। या फिर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो करके ऐसी व्यवस्था हो, देखिए जैसे ये तो इस तरीके से, और ये अब नमनों में आ जाए, फिर उसके बाद में ये इसके नीचे ही आ जाए, फिर अब नमनों में आ जाए, फिर उसके नीचे आ जाए, तो मतलब उल्टी सीधी व्यवस्था जो होती है उसे लघुपरासी व्यवस्था कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था के होते हैं। फिर इनकी बात करें कि गलनांकों की, तो इनका गलनांक जो होता है वह निश्चित होता है, और इनके शीतलन वक्र जो होते हैं वो असतत होते हैं। गलनांक निश्चित एवं शीतलन वक्र असतत होता है। अब देखिए इस चीज़ को आप ध्यान रखें। गलनांक निश्चित से तात्पर्य तो आपको पता है, जैसे किसी भी ठोस की हम बात कर रहे हैं, वो ठोस मान लीजिए किसी का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक है, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वो गलेगा, अर्थात ठोस अवस्था से पूरी तरह अपने द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। शीतलन वक्र कैसा होता है, शीतलन वक्र की यदि हम बात करेंगे तो समय और ताप के मध्य में एक ग्राफ खींचा जाएगा इस तरीके से। ये तो है ताप और ये मान लीजिए समय।
समय और ताप के मध्य में ग्राफ खींच रहे हैं। ये ताप होता है और ये समय है। अब मान लीजिए यहाँ पर वो सॉलिड अवस्था में है, यहाँ जैसे आप गला रहे हैं उसको इस तरीके से वो ऐसे गलेगा। समय के साथ साथ आप ताप को कम करते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ाएंगे। यहाँ सॉलिड स्टेट में है वो, फिर उसको आप यहाँ तक गर्म करेंगे, इतना ताप बढ़ाएंगे तो पूरी तरह गल जाएगा। ये कांस्टेंट लाइन प्राप्त होगी, पूरी तरह गल जाएगा। उसके बाद में वो गैस अवस्था में, ये द्रव अवस्था का ग्राफ हो गया, ये गैस अवस्था का ग्राफ हो गया, ये ठोस अवस्था का ग्राफ हो गया। ठोस हो गई, द्रव हो गया और ये फिर गैस अवस्था में हो जाएगा या जो भी है, और उससे कम अभी कण बहुत दूर दूर हो जाएंगे। कुल मिला के बात हुई, सॉलिड स्टेट में वो रहेगा एक निश्चित समय तक, एक निश्चित ताप तक वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। जैसे ही वो ताप उसको मिल जाएगा गलनांक, निश्चित गलनांक, उस ताप से ऊपर जैसे ही ताप दिया आपने तो वो गल जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, ऐसा शीतलन वक्र कहते हैं। लेकिन जैसे अक्रिस्टलीय ठोसों की बात की जाए तो अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, इस तरीके से ही ग्राफ बनेगा, ऐसे ही वही टाइम और ये टेम्परेचर स्मॉल टी और कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए। तो इनमें क्या होता है, जैसे इस प्रकार से आप गर्म कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे, मतलब पहले वो सॉलिड होता है, फिर गर्म करेंगे नरम हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे और मुलायम हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे वो और धीरे धीरे बिल्कुल गलता जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो गलता जाता है। तो ये तो है सतत शीतलन वक्र। जैसे टेम्परेचर में परिवर्तन किया आपने वैसे की वैसे वो परिवर्तित होती जाएगी, उसकी अवस्था अभी कणों की व्यवस्था परिवर्तित होती जाएगी। जबकि सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड्स में एक निश्चित टेम्परेचर आप गर्म कर रहे हैं, जैसे आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो भी वो ठोस अवस्था में रहेगा, 200 पे गर्म किया ठोस अवस्था में रहेगा, 500 पे गर्म किया ठोस अवस्था में रहेगा, 1400 पे गर्म किया ठोस अवस्था में रहेगा, 1499 में गर्म किया ठोस अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ही 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको मिलेगा, जैसे जो भी उसका गलनांक है उतने टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, वैसे वो एक साथ पूरा की पूरा, ऐसा नहीं कि कुछ कण तो द्रव अवस्था में आ गए कुछ कण ठोस अवस्था में रह गए, ऐसा नहीं होगा। पूरी तरह उसमें जितने भी कण हैं वो सभी कण द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये ऐसा सब प्रकार का शीतलन वक्र होता है। एक उसकी दैशिकता की बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों की, तो ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक। अब विषम दैशिक प्रकृति की बात करें, 3 डायमेंशनल स्पेस में यदि कोई सॉलिड है तो उसके x, y और z तीनों अक्षों पर, x, y और z तीनों अक्षों पर ये जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, जैसे उसका अपवर्तनांक है या उसकी चालकता है या उसकी सामर्थ्य है, तो ये जो गुणधर्म हैं, ये गुणधर्म उनके प्रत्येक अवस्था में अलग अलग होते हैं, प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे तनन सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, कठोरता की बात कर रहे हैं, चालकता की बात कर रहे हैं या अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, तो x, y और z तीनों दिशाओं में उनके मान यदि अलग अलग प्राप्त होते हैं तो विषम दैशिकता कहते हैं उसे। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, चालकता, कठोरता या तनन सामर्थ्य की वैल्यू x, y और z तीनों एक्सिसों पर या त्रिविमीय आकाश में सभी दिशाओं में इनकी भौतिक गुणधर्मों की वैल्यू अलग अलग प्राप्त होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। एक बात करेंगे हम विदलन की। यदि क्रिस्टलीय ठोसों का आप विदलन कर रहे हैं, विदलन का मतलब उन्हें तेज़ धार वाले हथियार से काटना होता है। यदि उसका विदलन किया जाता है सॉलिड का, तो इनका विदलन बिल्कुल तेज़ धार वाले हथियार औजार से जब इन्हें काटेंगे तो 2 नई चिकनी एवं सपाट सतह प्राप्त होंगी। मतलब समांश विदलन होता है, बराबर बिल्कुल ऐसे विषमांश विदलन नहीं होता है, समांश विदलन होता है। जैसे आपने ये सॉलिड ले लिया और इस सॉलिड को आप काट रहे हैं तो ये 2 नई सतह जो प्राप्त होंगी नई काटने पर,
बिल्कुल चिकनी और सपाट और समतल सतह प्राप्त होंगी इस तरीके से। तो इसे कहते हैं हम समांश विदलन। और एक होता है विषमांश विदलन। विषमांश विदलन में क्या है, जैसे आप काट रहे हैं तो कुछ अवयवी कण तो इसके अंदर आ जाएंगे, कुछ अवयवी कण इसके अंदर आ जाएंगे पूरे की पूरे, जबकि इसमें अवयवी कण कटेगा तो अवयवी कण भी कटेगा, बिल्कुल समांश विदलन होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन जो होता है वह समांश प्रकृति का होता है। इन क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं हम, वास्तविक ठोस कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, CaF2, ये सब किस प्रकृति के होते हैं, Na2SO4, Fe, Au, Cu, ये सब क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति में आते हैं। एक बार पुनः समझा रहा हूँ मैं आपको। क्रिस्टलीय ठोसों से तात्पर्य वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की नियमित एवं निश्चित व्यवस्था होती हो, दीर्घ परासी होते हो, अर्थात एक निश्चित अंतराल के पश्चात में उसी पैटर्न की पुनरावृत्ति होती हो, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, शीतलन वक्र असतत होते हैं, अर्थात इन्हें एक निश्चित टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं तो ये पूरी तरह द्रव अवस्था में मतलब गल जाते हैं और एक कांस्टेंट लाइन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ऐसे वक्र प्राप्त होता है। विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनके जो भौतिक गुणधर्म हैं जैसे कठोरता है, चालकता है, तनन सामर्थ्य है, अपवर्तनांक है, ये सभी दिशाओं में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। विदलन की बात करें तो इनका विदलन कैसा होता है, समांश प्रकार का विदलन होता है, समांश विदलन होता है। जैसे NaCl, KCl या CaF2, Fe, Au इत्यादि, Na2SO4 इत्यादि सब इसी प्रकार के ठोस होते हैं। अब बात करेंगे हम अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोसों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव, इनमें क्या है, बहने का गुण पाया जाता है। इनमें यदि थोड़ा सा ताप दे दिया जाए तो इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। उन्हें अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, इनमें अनियमित अनिश्चित व्यवस्था होती है। और ये लघु परासी, अर्थात एक निश्चित पैटर्न की बहुत कम पुनरावृत्ति होती है, हमेशा पुनरावृत्ति नहीं होती है। गलनांक इनके निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित गलनांक, जिससे इनका शीतलन वक्र सतत होता है। मैंने आपको समझा दिया था अभी, जैसे थोड़ा सा गर्म करेंगे वो मुलायम हो जाएगा। प्लास्टिक देख लीजिए आप, रबर की बात कर लीजिए, थोड़ा गर्म करेंगे प्लास्टिक पिघल जाएगा, नरम हो जाएगा, और गर्म करेंगे और नरम हो जाएगा, और गर्म करेंगे बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, और गर्म करेंगे वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो असतत प्रकार का सतत प्रकार का शीतलन वक्र आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे ये सतत शीतलन वक्र है। देखिए यहाँ इतना टेम्परेचर दिया आपने, ठोस अवस्था में था, फिर टेम्परेचर दिया, ठोस अवस्था परिवर्तित हुई, फिर टेम्परेचर दिया, फिर ठोस अवस्था परिवर्तित, फिर ठोस अवस्था परिवर्तित, ऐसे वो द्रव अवस्था में चेंज होता रहता है धीरे 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 धीरे। तो ये शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत प्रकार का शीतलन वक्र। ये कैसी प्रकृति के होते हैं, समदैशिक। समदैशिक प्रकृति से तात्पर्य क्या है, जब समदैशिक प्रकृति से तात्पर्य है जब भौतिक गुणधर्म जैसे उनका अपवर्तनांक, उनकी कठोरता, चालकता, तनन सामर्थ्य इत्यादि के मान सभी दिशाओं में XYZ एक्सिस पर समान प्राप्त होते हैं, सभी दिशाओं में समान होते हैं, तो समदैशिक प्रकृति। इनका विदलन जो होता है, विदलन विषमांश होता है।
अर्थात इन्हें तेज़ धारदार वाले हथियार से काटेंगे तो ये 2 बराबर हिस्सों में नहीं कटती हैं। विषमांस प्रकार का विदलन होता है। तेज़ औजार धार वाले औजार से काटने पर ये अनियमित सतह के टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जबकि ये नियमित सतह के टुकड़ों में बढ़ते हैं। जैसे हम बात करेंगे इनके बारे में, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्लास्टिक है, रबर है, रेजिन है। प्लास्टिक, रबर, रेजिन इत्यादि सब अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर टाइप, अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें द्रवों के समान गुण पाए जाते हैं, इनमें द्रवों के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु प्रवाह बहुत ही मंद होता है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो ये क्रिस्टलीय ठोसों की बात हो गई, और यहीं से आप इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यदि अंतर आ जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप आसानी से इनके अंतर्गत अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम आबंधन के आधार पर या विभिन्न प्रकार के बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के बंधों के आधार पर ठोस निम्न 4 प्रकार के होते हैं। बंधों के आधार पर ठोस निम्न 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो होते हैं आणविक ठोस, एक होते हैं आयनिक ठोस, एक होते हैं धात्विक ठोस, और एक होते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोसों में आणविक प्रकार के बंध होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अध्रुवीय, एक होते हैं ध्रुवीय, और एक होते हैं H बॉन्डेड। अध्रुवीय में परमाणु अवयवी कण होते हैं, और इनके मध्य में जो आकर्षण बल होते हैं वो होते हैं लंदन बल या परिक्षेपण बल। ये मुलायम होते हैं, गलनांक निम्नतम होते हैं इनके, जैसे I2, Cl2, CH4, CO2, आर्गन इत्यादि। ये सब अध्रुवीय प्रकार के। इनमें जो आकर्षण बल होते हैं वो लंदन बल या परिक्षेपण बल प्रकार के होते हैं। अवयवी कण जिनकी हम बात कर रहे हैं, अवयवी कण अर्थात परमाणु जो होते हैं वो आपस में लंदन बलों से या कहें हम परिक्षेपण बलों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये प्राय मुलायम प्रकृति के होते हैं, गलनांक इनके निम्न होते हैं, और विद्युत के ये कुचालक होते हैं। सामान्यतः विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। अब ध्रुवीय की बात करें तो ध्रुवीय में अवयवी कण होते हैं, अणु। और बलों की यदि हम बात करें तो द्विध्रुव आकर्षण
बल पाए जाते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल में बल पाए जाते हैं। एक इनके भी गलनांक निम्न होते हैं। अब यदि कण बल गलनांक इनका निम्न और इनका भी निम्न होता है। एग्जाम्पल इनके जैसे HCl की बात करेंगे तो HCl ध्रुवीय प्रकार का ठोस होता है। SO2 की बात करेंगे ध्रुवीय प्रकार का आणविक ठोस होता है। चालकता की बात करें, चालकता तो ये भी कुचालक होते हैं और ये भी कुचालक होते हैं। देखें अध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु। बल कैसे होते हैं? लंदन बल या परिक्षेपण बल। अवयवी कण इन बलों से बंधे होते हैं। गलनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। विद्युत की प्रकृति कुचालक होते हैं और प्रकृति कैसी होती है? मुलायम होती है। प्रकृति मुलायम, ये आपको याद रखनी है। अवयवी कण, बल, गलनांक, क्वथनांक, चालकता, प्रकृति। एग्जाम्पल कई बार ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है CO2 SO2 लगने देखने में ऐसे होते हैं जैसे एक ही प्रकार के ठोस हैं, जबकि SO2 जो होती है वो कैसी ठोस होती है? SO2 होती है ध्रुवीय प्रकार की आणविक ठोस, जबकि CO2 अध्रुवीय प्रकार का आणविक ठोस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे H बॉन्डेड में अवयवी कण अणु होते हैं। आकर्षण बल H हाइड्रोजन बंध। आकर्षण बल कैसे होते हैं? हाइड्रोजन बंध वाले इंट्रामोलिकुलर। यदि हम बात करें गलनांक क्वथनांक की तो प्राय निम्न होते हैं। यदि चालकता की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो NH3 H2 C2H5OH। चालकता की बात करें तो ये भी कुचालक होते हैं और प्रकृति की बात करें तो ये मुलायम द्रव अवस्था में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वैसे ठोसों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है कहना है, यदि निम्न ताप की बात करेंगे ये सभी प्रकार के ठोस निम्न ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन सामान्य ताप पर ये द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये आणविक ठोसों की बात हो गई, सबके एग्जाम्पल हो गए, ये आपको याद रखने। किसके अवयवी कण कैसे होते हैं? अणु होते हैं या परमाणु होते हैं। आकर्षण बल कैसे होते हैं? उनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? चालकता कैसी होती है? एग्जाम्पल विशेषकर कई बार क्या एग्जाम्पल आते हैं, 5-7 एग्जाम्पल दे दिया आपको और उसमें से कह दिया जाएगा कि इनमें से ध्रुवीय और अध्रुवीय और H बॉन्डेड आणविक ठोसों को पृथक कीजिए। तो ये सब एग्जाम्पल मान लीजिए, ये जितने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये किए, ये एग्जाम्पल दे दिया आपको और इनमें से आपको पृथक करना पड़ जाए तो आप इस तरीके से पृथक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आयनिक ठोस, धात्विक ठोस से संयोजी नेटवर्क ठोसों की। उसके बाद में एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालकों की बात करेंगे। धन्यवाद।